एक्सक्यूज मी, दिल्ली की वो फेमस वंश छोले भटूरे वाला रेस्टोरेंट कहाँ है? जी यहाँ से राइट लेकर ही जो कॉर्नर है ना, वहीं पर वो वंश रेस्टोरेंट है। छोले भटूरे, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। कुछ देर बाद अंजलि अपने पति, बच्ची और सास ससुर के साथ उस छोले भटूरे वाली के रेस्टोरेंट पर पहुंचती है और वहां अपनी बहन बबीता को देखकर गुस्से से भर जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दोनों सगी बहनें होकर उनमें इतनी नफरत थी? अंजलि और बबीता दोनों सगी बहनें थी। दोनों जैसे ही बड़ी हुई, उनके किसान पिता ने उनके हाथ पीले कर दिए। उन दोनों की शादी मिडिल क्लास फैमिली में हुई, लेकिन अंजलि के पति ने तरक्की करके जहां शोहरत कमा ली, तो वहीं अंजलि के पति ने दारू के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा दिया और वो छोटी सी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गए। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। आप दिन रात इतनी शराब पीते हैं, सारे पैसे इसी में उड़ा देते हैं। कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। ये बात सुनकर राजू बबीता को डंडों से मारने लगता है। यही बबीता की जिंदगी थी। वो जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। फिर एक रोज ज्यादा शराब पीने के कारण राजू की मौत हो गई। बबीता मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी, लेकिन जब गांव में भी काम मिलना कम हो गया तो वो शहर में अपनी अमीर बहन अंजलि के घर चली गई। देखो बबीता, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। खैर, अब तुम शहर में कुछ काम ढूंढ लो, वैसे भी गांव में तो कुछ रखा नहीं है। बबीता अब उनके साथ उनके घर के एक कमरे में रहने लगी। वो सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती, साथ ही बाहर जाकर अपने लिए काम की तलाश भी करती, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। एक रोज बबीता सबके लिए छोले भटूरे बनाती है, जिसे खाकर उसकी अमीर बहन के ससुराल वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अंजलि बहू, आज खाने में क्या बनाया है भाई? मुझे जो है बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी बबीता छोले भटूरे लेकर आती है। बाबूजी, मैंने आप सबके लिए छोले भटूरे बनाए हैं। अरे वाह, फिर तो मैं सुबह सुबह ही 4-5 भटूरे खा जाऊंगा। ये तो हम दिल्ली वालों की जान है। हाँ। जीजा जी, आप 4-5 तो क्या 8-10 खा लीजिए, मैं खुशी खुशी खिला दूंगी। काश मेरी अंजलि भी अच्छा खाना बना पाती। लेकिन इसे तो सजने संवरने से फुर्सत मिले तब ना। सच में हैं दोनों बहनें, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिर सब बबीता के हाथ के छोले भटूरे खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। अपनी बहन की तारीफ सुनकर अंजलि जल भुन जाती है। बहुत हुआ, जब से ये आई है सब बस इसी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब मुझे कुछ भी करके इसे घर से निकालना ही होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति इसका दीवाना हो जाए। वैसे भी सुना है मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। बबीता के आने से घर में सभी खुश थे, क्योंकि अब उन सबको अच्छा अच्छा खाना खाने को जो मिल रहा था। लेकिन इन सब से अंजलि को बड़ा गुस्सा आता। लेकिन एक रोज तो हद ही हो गई। अंजलि ने जलन के मारे बबीता के बनाए हुए खाने में जहर डाल दिया और फिर, बबीता, रिया स्कूल से आ गई है, तुमने उसके लिए ओट्स बना दिए? हाँ दीदी, मैं बस वंश को सुलाकर आती हूँ, फिर रिया को खाना डालकर देती हूँ। यही सही मौका है, खिड़की खोल देती हूँ, बिल्ली आ जाएगी। अंजलि जल्दी से जाकर खिड़की खोल देती है। फिर जैसे ही बबीता रिया को ओट्स देती है तो बिल्ली उसकी थाली पर झपट्टा मार देती है, जिसे खाते ही बिल्ली की वहीं पर मौत हो जाती है। बबीता, ये सब क्या है? इसका मतलब तुमने मेरी बेटी के खाने में जहर मिलाया था ताकि मेरी बेटी मर जाए और फिर सब तेरे मुन्ना को ही प्यार करें। तुम तो सचमुच बड़ी ही खतरनाक हो। तुम जलती हो ना मेरे पैसों से कि मैं इतनी अमीर हूँ, इतनी ऐश से जी रही हूँ, और एक तुम्हारी जिंदगी है बिल्कुल नौकरों जैसी। अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी, निकल जा मेरे घर से। अंजलि घर वालों को ये यकीन दिला देती है कि बबीता ने जानबूझकर ऐसा किया है। फिर सबने उसे उसके बच्चे के साथ घर से निकाल दिया। शहर में कोई ठिकाना न होने के कारण वो एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर फ्लाईओवर के नीचे रहने लगती है। उसके पास ना तो कोई काम था और ना ही रहने के लिए कोई छत। अब क्या करूं? वंश के साथ यूं दर दर भटकना भी तो ठीक नहीं है। मुझे अपना कोई काम करना होगा जिससे मैं अपना और मुन्ना का पेट पाल सकूं। तभी उसकी नजर एक बेकार पड़े पुराने ठेले पर जाती है। छोले भटूरे। हाँ, इस ठेले पर मैं अगर छोले भटूरे बनाकर बेचूं तो मैं कुछ पैसे तो कमा ही लूंगी। वैसे भी यहाँ आसपास कोई छोले भटूरे की दुकान भी नजर नहीं आ रही। बबीता अपने कान की बालियां बेचकर छोले भटूरे बनाने का जरूरी सामान ले आती है और फिर अगले दिन से बस स्टॉप के पास ठेले पर छोले भटूरे बनाकर बेचने लगती है। अरे चलना राधा, उसके छोले भटूरे खाते हैं, देखना कितने फूले फूले। हाँ चल, अब तो वो देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। दोनों उसके छोले भटूरे खाते हैं, जो कि उन्हें बड़े ही टेस्टी लगते हैं। अब उसके पास काफी लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। अब उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। अब वो किराए का कमरा लेकर उसमें अपने मुन्ना के साथ रहने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। साल भर में ही उसके हाथ के भटूरे पूरी दिल्ली में फेमस हो जाते हैं। अब वो खुद की दुकान खोल लेती है और उसमें कुछ स्टाफ को रख लेती है। एक तालाब के अंदर बहुत सारे मेढक रहा करते थे और तालाब के बीच में एक टापू भी था, जिसके इर्द गिर्द मेढक खेलने के लिए अक्सर आया करते थे। एक दिन सभी मेंढकों ने सोचा कि क्यों ना एक प्रतियोगिता का
आयोजन किया जाए और प्रतियोगिता ये होगी कि इस टापू के शीर्ष पर जो मेढक पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। अब उनकी प्रतियोगिता शुरू हुई। सारे मेढक प्रयास करने लगे। कोई गिर रहा था तो कोई ऊपर चढ़ रहा था। काफी समय तक ये खेल चलता रहा। अब कुछ मेंढकों ने हार मान ली और पंचायत वाली मुद्रा में बैठ गए ताकि बाकी के मेंढकों को ज्ञान दिया जा सके। जो मेढक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो उनको बोलने लगे, रहने दो, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। कितने सारे मेंढकों ने हार स्वीकार कर ली। इस तरह की नकारात्मक बातें मेढक बोल रहे थे, मगर इन सब के बीच एक मेढक था जो अपनी धुन में चढ़ रहा था और बार बार गिर रहा था, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहा था और पंचायती मेढक उसको भी ज्ञान दे रहे थे। देखते ही देखते वह टापू के शीर्ष पर पहुंच गया। सारे मेढक अचंभित थे। जब वो नीचे आया तो सभी मेढक उससे पूछने लगे कि तुमने ये सब कैसे किया। तो वो मेढक तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका मित्र बोला कि इससे क्या पूछते, ये तो कुछ नहीं सुन सकता। यानी कि मेढक बहरा था। अगर वो बहरा नहीं होता तो उसके दिमाग में हीन भावना का प्रवेश हो जाता और वह इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। रुकावट का कारण भी तो यही होता है दोस्तों। तरह तरह के लोग फप्तियां कसते हैं। तुमसे नहीं होगा, कोशिश करना बेकार है। ये जरूरी नहीं कि उनसे नहीं हुआ तो कोई दूसरा भी नहीं कर सकता है। यकीनन कर सकता है, लेकिन सिर्फ जरूरत होती है।